नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आज तो ननद सरिता भी घर पर आई हुई थी। देवर महेश की शादी जब से पक्की हुई थी तब से उसका आना जाना लगा हुआ ही था। हालांकि शादी 3 महीने बाद थी, पर तैयारी तो थी ही। अब ननद घर पर आई है तो बहू को उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना भी तो बनाना नहीं पड़ेगा। यह अलग बात है कि बहू भी नौकरी करके आई है, वो भी थक चुकी थी, पर खाना तो बनाना ही था। सो ममता रसोई में खाना बना रही थी। आखिर दाल बाटी चूरमे की डिमांड की गई थी, जबकि घर के बाकी सदस्य घर की मुखिया निर्मला जी के कमरे में बैठकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ, इसे खुसुर फुसुरी तो कहेंगे, क्योंकि मजाल कि 3 लोग बैठकर बात कर रहे हो और फिर भी दरवाजे तक भी आवाज़ आ जाए उनकी। और ममता का पति संदीप अभी ऑफिस से आया नहीं था। तभी महेश की आवाज़ आई, भाभी ज़रा हम लोगों के लिए चाय तो बनाकर ले आना, बड़ी चाय की तलब हो रही है। सुनकर ममता ने एक तरफ चाय चढ़ाई और अपने काम में लग गई। चाय बनाने के बाद चाय कप में छानी और ट्रे में सबके कप रखकर कमरे में उन्हें देने आ गई। उसके कमरे में आते ही सब बिल्कुल चुप हो गए, पर तभी सरिता ने निर्मला जी की तरफ इशारा किया, जिसे ममता ने देख लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अब ज़रूर कोई पटाखा फूटने वाला है। बहू, मैं क्या कह रही थी कि देख, तेरे देवर की भी शादी होने वाली है। नई बहू घर आएगी तो उसे भी और सुविधा देनी पड़ेगी। घर में और कमरे भी नहीं हैं, अब तो ऊपर कमरा बनवाना ही पड़ेगा। पर नई आई हुई बहू को अकेला कैसे छोड़ूं? अब उसे ये तेरा कमरा ही देना पड़ेगा मुझे, इसीलिए तुम लोग तुम्हारा कमरा ऊपर बनवा लो। निर्मला जी भूमिका बनाते हुए बड़े भी प्यार से अपनी बहू ममता से बोली। उनकी बात सुनकर ममता हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, इनके पटाखे भी छोटे मोटे नहीं होते हैं, हमेशा बड़े बड़े धमाके करने की ही आदत होती है। पता नहीं इनके मन में ये सब आता कहाँ से है। नया कमरा? अभी तो शादी का भी कितना खर्चा है मम्मी जी, कहाँ से हो पाएगा ये सब? आखिर ममता ने कहा। वही तो कह रही हूँ बहू, खर्चा तो है पर कमरा भी ज़रूरी है। बता, छोटे से घर में मैं नई बहू को कहाँ रखूँगी? इसीलिए मुझे लगता है कि ऊपर वाला कमरा तो बनवाना ही पड़ेगा। निर्मला जी बोली। पर मम्मी जी, हमारे घर में 3 कमरे हैं तो सही, उन्हीं में सब एडजस्ट हो जाएगा। ममता ने कहा। अरे कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा भाभी? एक कमरा मम्मी का, एक कमरा आपका और भैया का, और एक कमरा मैं कभी आती जाती हूँ तो मेरा। अगर महेश को वो कमरा दे दिया तो जब मैं यहाँ आऊँगी तो कहाँ रहूँगी? अचानक सरिता बीच में ही बोली। पर जीजी, आप तो मम्मी के कमरे में भी रह सकती हो, अभी तो कैसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। इतना पता है कहाँ, अभी फ़िलहाल तो पहले शादी का खर्चा ज़रूरी है, ममता ने सरिता से कहा। अरे तो भाभी, आपके पापा से पैसे मांग लो, उनका तो अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, पैसा तो उनके पास भी होगा, 3-4 लाख तो वो आपको दे ही सकते हैं। अचानक सरिता ने अपने मन की बात बोल ही दी। ये सुनकर ममता हैरान रह गई। उसे इस बात का अंदाज़ा तो था कि ये सब होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। जी, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, उनका रिटायरमेंट का पैसा उनके भविष्य के लिए है, वैसे भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, ममता ने सपाट का जवाब दिया। अब कौन सा भविष्य, उम्र तो हो गई है उनकी, बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके हुए हैं, अभी भी क्या बैठकर पैसा ही खाएंगे? थोड़ा बहुत अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्या? अब की बार निर्मला जी ने तुनक कर कहा। ये सुनकर ममता को बुरा लगा। आखिर निर्मला जी ऐसे कैसे उसके पापा के लिए ये सब कह सकती थी? उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने कहा, उम्र तो आपकी भी हो गई है मम्मी जी, आपको कमरे की क्या ज़रूरत है? आप अपना कमरा छोड़ दीजिए। और रही बात मेरे पापा से पैसे मांगने की, तो आपको जो कहना है कहिए, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, कहकर ममता कमरे के बाहर निकल गई।
उसका जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। ममता के पिता भी 4 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। तब से घर में बड़ी खुसुर फुसुर चलने लगी थी। जब भी सरिता, महेश और निर्मला जी साथ बैठते, तीनों की कुछ ना कुछ बातें होती रहती। ये बात ममता ने भी नोटिस की थी, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिर उसके पास इतना वक्त भी कहाँ था कि वो इन सब फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाए। कई बार तीनों साथ बैठते तो ममता को जानबूझकर सुनाते हुए बोलते, पता है मम्मी, हमारे पड़ोस वाले मेहता जी है ना, वो पिछले साल रिटायर हुए थे। अपनी बेटी को उन्होंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। सरिता ने कहा, अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं, मेरा दोस्त है ना, उसके पापा भी रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को 5 लाख रुपए दे दिए थे। सच में मानना पड़ेगा, अंकल का बड़ा दिल है अपनी बेटी पर। महेश भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता, हाँ बेटा, अब मम्मी पापा के पैसों पर तो बच्चों का ही हक होता है। आखिर इतना पैसा का छाती पर लेकर जाएंगे। इसीलिए जो बड़े दिल वाले होते हैं वो अपनी बेटी को भी कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं। निर्मला जी भी कहती, ममता को भी सुनाई तो सब कुछ देता, समझ में भी सब कुछ आता था। कहीं ये लोग उसके पापा से पैसे मांगने को ही ना कह दे, ये सोचकर। पर वो ना तो इस बारे में कुछ कहती और नज़रअंदाज कर अपने कामों में लगी रहती। पर आखिर कब तक नज़रअंदाज करती? आज तो कह ही दिया। बस तब से सबके मुंह फूले हुए थे। मुंह फुला करके भी ममता के हाथ का बना हुआ ही खाना सब ने खाया। खैर, सरिता तो खा पी कर थोड़ी देर में रवाना हो गई। लेकिन जब संदीप घर पर आया तो निर्मला जी और महेश दोनों मुंह फुलाए हुए ही बैठे थे। जब संदीप ने पूछा कि क्या बात हुई है तो महेश ने कहा, भैया, भाभी कैसे मुंह तोड़कर जवाब देती है। कभी देखा है आपने? हम तो एक सजेशन ही दे रहे थे, लेकिन वो तो हमें इतना दुश्मन समझती है। मना करना था तो फिर साफ साफ मना करती। यूँ मम्मी की इज्जत उतारने की क्या ज़रूरत थी। महेश की बात सुनकर संदीप भी थोड़ा सख्ते में आ गया। आखिर ऐसे कैसे ममता उसकी मम्मी से बदतमीज़ी कर सकती है। पर संदीप की खासियत थी कि वो कभी भी सुनते ही फैसला नहीं ले लेता था। इसीलिए उसने इस बारे में निर्मला जी से पूछा। तब निर्मला जी ने रुआंसा सा मुँह बनाकर कहा, बेटा, इसी दिन के लिए तो बहू लेकर आई थी मैं। ये मुझे सुना रही है। अरे क्या गलत कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि एक कमरा बनवा लो तुम्हारे लिए। अब एक माँ होकर मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए भी ना सोचूं तो पता है ये मुझसे क्या कहने लगी कि मेरी उम्र हो गई है तो मुझे कमरे की क्या ज़रूरत है। बेटा, अब यही सब बचा है। अब तुम लोग मुझे मेरे कमरे से भी निकाल दो। सुनकर संदीप हैरान रह गया और उसने ममता को आवाज़ देकर बुलाया। जब ममता बाहर आई तो संदीप ने कहा, ममता, मम्मी क्या कह रही है? बात क्या हुई थी जो तुमने मम्मी को ये जवाब दिया? माना कि हमारे भी खर्चे हैं और अभी शादी का सबसे बड़ा खर्चा हमारे सामने है, पर वो कमरा ही बनवाने के लिए तो कह रही थी। मना कर देती कि अभी नहीं बनवा पाएंगे, पर तुमने तो मम्मी को उनके कमरे से ही निकाल जाने के लिए कह दिया। अच्छा, आपको मम्मी जी ने ये कहा कि मैंने उन्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा है? ये नहीं कहा कि कमरा बनवाने के लिए पैसे मैं अपने पापा से लेकर आऊँ, वो भी लाखों रुपए। आखिर मेरे पापा की तो उम्र हो चुकी है, उनको पैसे की क्या ज़रूरत है? उनके पैर तो कब्र में लटक चुके हैं। ये सुनकर संदीप ने हैरानी से निर्मला जी की तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाए हुए थी। संदीप को समझते देर नहीं लगी थी कि क्या बात हुई होगी। उसने निर्मला जी से पूछा, मम्मी, आपने ये सब कहा था? भैया, कहा था तो गलत क्या कहा था? भाभी क्या अपने पापा से पैसे नहीं ला सकती? इनके पापा रिटायर हुए हैं, उनके पास पैसा है। अगर थोड़ा बहुत हमें दे देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? महेश बीच में ही बोला, उनके पास कुछ भी हो, हमें उनसे क्या लेना देना? शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब कहते हुए? पहले खुद गलती करते हो, फिर बाद में कहते हो कि बहू जवाब दे रही है। कल को क्या अपनी बीवी से भी पैसा मांगेगा?
इसीलिए ला रहा है किसी की बेटी को? खुद की बाजू में दम नहीं है जो खुद कमाकर खर्च नहीं कर सकता? संदीप ने महेश को डांटा। उसके बाद निर्मला जी की तरफ देखकर बोला, और मम्मी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ना ही आज और ना ही कल। हम कभी भी पापा जी से पैसे नहीं मांगेंगे। ज़रा सोच कर देखो, अगर दीदी के ससुराल वाले हमसे इस तरह की डिमांड करने लग जाए तो हम क्या करेंगे? आपकी बहू कमा भी रही है, उस पैसे को इस घर में भी खर्च कर रही है, घर का काम भी कर रही है। अब आपके लिए अपने पापा से पैसे मांगने जाएगी? बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर संदीप ने सरिता को भी फ़ोन लगाया और उसे भी फ़ोन पर अच्छे से लताड़ा। अब संदीप के आगे किसी की भी ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर घर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता तो वही था। तो ये किस्सा यहीं के यहीं ख़त्म कर दिया गया।